हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज था एक 29 सितंबर और थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पेज पर दिया गया है। तो अभी क्या करा है, सेंटर ने बेंस कर दिया है किस चीज़ को, पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सेंटर ने बेंस कर दिया है, यानी कि उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 8 फ्रंट बॉडीज को फॉर 5 ईयर्स अंडर यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर पीएफआई को सेंटर ने बैन कर दिया है। एक्शंस कम्स क्लोज टू द हेड्स of country-wide searches and arrest of hundreds of leaders of the organizations by the NIA and other agency। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन चला था एनआईए का, पूरी कंट्री में सर्चेस किए गए थे, किसको लेकर, पीएफआई को लेकर। उसके हंड्रेड्स ऑफ लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद ही ये क्या हुआ है, पीएफआई पर बैन लगा दिया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे डिक्लेयर द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड इट्स फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इट्स स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI an unlawful association under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA. The Islamist organization has been banned for 5 years along with 8 association और front organization। तो 8 एसोसिएशन और इसके साथ और एक ये पीएफआई, इन सबको क्या कर दिया गया है, 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अब हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, तो वो है पीएफआई। तो चलिए थोड़ा सा पीएफआई के बारे में जान लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट एंगेजेस इन ए रेडिकल एंड एक्सक्लूसिविस्ट स्टाइल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। ये मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए बनाई गई थी। इसको किस लिए बनाया था, हिंदुत्व ग्रुप को काउंटर करने के लिए। इट वॉज बैंड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपी ऑन 28 सितंबर, यानी कि कल के दिन इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और किसके अंदर, यूएपी के अंदर। पीएफआई को फाउंड किया गया था 2006 में विद द मर्जर ऑफ कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ और केएफडी के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया था 2006 में। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करती है इटसेल्फ एज ए न्यू सोशल, यानी कि क्या है, ये नई सामाजिक मूवमेंट है जो कमेंट करता है कि हम एम्पावर करेंगे पीपल्स को उनके जस्टिस में, उनकी फ्रीडम में, उनकी सिक्योरिटी में। ये मुस्लिम रिजर्वेशंस की बात करता है। 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किए थे बहुत सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलिज यूज ऑफ यूएपीए लॉ टू रिटर्न इनोसेंट सिटीजन, यानी कि जो इनोसेंट सिटीजन्स को गवर्नमेंट के द्वारा यूएपीए के अंदर डिटेन किया जा रहा था, उसको लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किए थे 2012 में। पीएफआई has often been accused of involvement in anti-national and anti-social activities by the Indian government। हमेशा ही से ही इंडियन गवर्नमेंट कहती आई है कि ये पीएफआई क्या है, किसके अंदर एक्यूज्ड है, एंटी नेशनल और एंटी सोशल के अंदर। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने क्लेम किया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा जाए, बैन किया जाए, क्योंकि टेररिस्ट आउटफुट स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीमी से जुड़ी हुई है, जो एफिलेट करता है इंडियन मुजाहिदीन को। पीएफआई हैज़ ऑफन बीन इन वायलेंट क्लेसेस विद इन, हमेशा पीएफआई के क्लेसेस देखने को मिले हैं आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन पार्ट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटक एक्टिविस्ट हैव बीन फाउंड विद लेथल वेपन्स, बॉम्ब्स, गन पाउडर, स्वार्ड्स बाय द ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज ने यही कहा है, जो अभी सर्चेज हुए हैं उसमें एक्टिविस्ट के पास वेपन्स मिले हैं, बॉम्ब्स मिले हैं, गन पाउडर्स मिले हैं और स्वार्ड्स मिली हैं। सेविरल एलिगेशंस ये भी लगाई जाती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पर कि क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका लिंक है, जैसे कि तालिबान और अलकायदा। ऑर्गेनाइजेशंस के वेरियस विंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर नेशनल विमेंस फ्रंट एनएफ, एनडब्ल्यूएफ एंड कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको भी बैन किया गया है। इंक्लूडिंग दिस विंग्स टू बी बैन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड टू 8 एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएफआई। यानी कि पीएफआई को क्या कर दिया, पीएफआई का बिल्कुल गेम ओवर कर दिया, यानी कि उसके अंदर अब कोई भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, उससे 5 साल के लिए उसके अंदर बैन कर दिया बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, इसकी एब्रीविएशन क्या है पीएफआई। प्रेडिशर कौन है इसके, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, इससे पहले था, फिर बाद में पीएफआई को बनाया गया। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, 22 नवंबर 2006 में। मर्जर किसके साथ साथ मिलकर ये बना है, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और मनीथा नीथी पसारिया। टाइप क्या है, इस्लामिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पज इसका मुस्लिम पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन और काउंटर करना है हिंदुत्व नेशनलिज्म को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। रीजन सर्व का करती है इंडिया। चेयरमैन इसके ओम अब्दुल सलाम है और वाइस चेयरमैन इसके ईएम अब्दुल रहीमान है।
और जनरल सेक्रेटरीज के अनीस अहमद देखने को मिल जाएंगे। और रिमार्क्स क्या हुआ है अभी, इसको बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए, जो बिगिनिंग होगा 28 सितंबर 2022 से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने अभी बुद्धिस्ट केव्स को फाउंड किया है, यानी कि बुद्धिस्ट की गुफाओं को फाइंड किया है, टेम्पल्स को, इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व्स एमपी में। तो इसका इशू क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अर्ली दिस ईयर डिस्कवर किए हैं बुद्धिस्ट केव और स्तूपास एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्चर्स डेटिंग बैक टू सेकेंड सेंचुरी एंड हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम द 9th and 11th century and possibly the world's largest Varaha sculpture also dating to the same period at the बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। यानी कि एएसआई ने स्तूपास, ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस जो सेकंड सेंचुरीज के थे, हिंदू के टेम्पल जो 9th और 11th सेंचुरीज के थे, उनको क्या किया है अभी फाउंड किया है कहाँ पर, एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो इस आर्टिकल से हमारे लिए क्या है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो एएसआई और एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्योंकि गाइस जो रिजर्व्स होते हैं, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं एएसआई के बारे में। तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडियन गवर्नमेंटल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए, यानी कि जो रिसर्च वगैरह करती है उसके लिए, एंशियंट टाइम की, एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हिस्टोरिकल मूवमेंट्स इन द कंट्री। और जो मोमेंट्स हैं, जो मोन्यूमेंट्स हैं हमारे, जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारे स्मारक हैं, उनको ये प्रिजर्व करती है, उनको ये कंजर्व करती है पूरे कंट्री में। इसको फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर क्यूनिंघम के द्वारा, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। एएसआई को फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर क्यूनिंघम के द्वारा, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे इसके, अलेक्जेंडर क्यूनिंघम। फर्स्ट सिस्टमेटिक रिसर्च इनटू द सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री वाज कंडक्ट बाय द, सबसे पहली जो रिसर्च थी वो की गई थी एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, which was founded by the British ideologist William Jones on 15 January 1784. Based in Kolkata, the society promoted the study of ancient Sanskrit and Persian texts. इस सबसे पहले एएसआई ने किस चीज़ को पढ़ा था, एंशेंट संस्कृत को और पर्शियन टेस्ट को, और पब्लिश किया था एक जर्नल जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। एशियाटिक रिसर्च हम कर रहे हैं, उसको पब्लिश किया गया था। नोटेबल अमंग इट्स अर्ली मेंबर्स वाज चार्ल्स विंकिंस, जिन्होंने पब्लिश किया था फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ए भगवद गीता इन 1785 में। तो सबसे पहले किसने किया था भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन, चार्ल्स विल्किंस 1785 में, विद द पैट्रोनेज ऑफ देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग्स के, किसके साथ, पैट्रोनिज के साथ, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वैरन हेस्टिंग्स। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सोसाइटी अचीवमेंट वाज द decipherment of an Brahmi script by the James Phipps in 1837. This successful decipherment inaugurated the ascent. अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1861 में। कौन थे इसके फाउंडर, अलेक्जेंडर क्यूनिंघम, और उसके वो क्या थे, उसके वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। टाइप कौन सा है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। रीजन सर्व इंडिया का करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी दोनों है, इंग्लिश और हिंदी। डायरेक्टर जनरल इस टाइम पे कौन है इसके, वी विद्यावती आईएएस है वो। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसका बजट कितना आता है, 1142 करोड़ रुपए। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, एक नेशनल पार्क है इंडिया का, जो आपको उर्मिया उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में देखने को मिल जाएगा। बांधवगढ़ के पास एरिया कितना है, नेशनल पार्क के पास 105 स्क्वायर किलोमीटर। वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया था, 1968 में। एंड देन बिकम, फिर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया 1993 में। करंट कोर एरिया इसका 716 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका एरिया बढ़ा है जब से 1968 से 1993 में। करंट एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पार्क के पास लार्ज बायोडाइवर्सिटी है। पार्क के पास सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग पॉपुलेशन लियोपर्ड्स की है। वेरियस स्पीसीज ऑफ डियर्स हैं इसमें। महाराजा मार्तंड सिंह ऑफ रेवा कैप्चर्ड किया था उन्होंने फर्स्ट फाइट वाइट टाइगर इन द रीजन इन 1951 में। यानी कि सबसे पहले महाराजा मार्तंड सिंह ऑफ रेवा ने सबसे पहले वाइट टाइगर को यहाँ पर कैप्चर किया था 1951 में। यही वाइट टाइगर को बोला गया था उनके द्वारा मोहन। इज नाउ स्टफ एंड ऑन डिस्प्ले इन पैलेस ऑफ ए महाराजा ऑफ रीवा। हिस्टोरिकल विलेजेस एंड देयर स्केटल्स हैव बीन एट थ्रेट फ्रॉम द टाइगर्स। यानी कि वहाँ पर जो विलेजर्स हैं वो उनको खतरा देखने को मिलता है किसके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के टाइगर्स से।
राइजिंग माइनिंग एक्टिविटीज वहाँ पर बढ़ रही हैं पार्क के अराउंड, आप पुटिंग द टाइगर्स एट रिस्क, और उससे क्या हो रहा है, टाइगर रिस्क पर आ गए हैं। पार्क ड्राइव करता है इस नेम फ्रॉम द मोस्ट प्रोमिनेंट हिल ऑफ द एरिया विच इज सेड टू हैव बीन गिवन बाय द लॉर्ड रामा to his brother Lakshman to keep a watch on Alanka. This fort was built by Gond dynasty king बांधव ब्रदर, और गर बोलते हैं फोर्ट को, यानी कि ब्रदर का फोर्ट। इसका नाम किससे लिया गया है, जो लॉर्ड रामा ने ब्रदर लक्ष्मण को कहा था, उस फोर्ट को दिया था कि वो क्या करें, लंका पर हमेशा देखते रहें, श्रीलंका पर देखते रहें। तो उसको लेकर ही इस फोर्ट के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधव मतलब होता है ब्रदर, और गर मतलब होता है फोर्ट, यानी कि ब्रदर का फोर्ट। इसकी लोकेशन आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, आपको एमपी में इसकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस आर्टिकल को सिर्फ आपको रीड करना है। इस आर्टिकल में बताया है किस तरीके से जो ऑटोमेशन है, यानी कि जो मशीनें काम कर रही हैं कंपनीज में, उन्होंने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है लोअर लेवल जॉब्स को। बैंक्स के अंदर जो मशीनें काम कर रही हैं, उन्होंने किस तरीके से मेंस की जॉब को क्या किया है, एक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से जो वहाँ की कंपनीज हैं, बैंक हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भर्ती कम कर रहे हैं किसकी, मेंस की। तो उससे क्या देखने को मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है। तो ऑन वेडनेसडे बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट निकाली एक, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूछा कि हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से फॉर ए प्लान टू इम्प्रूव एम्प्लॉय काउंट, यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा पब्लिक सेक्टर बैंक से कि वो क्या करें, एम्प्लॉय की काउंट को इम्प्रूव करें। एक वीक एगो बिजनेस लाइन हैड रिपोर्टेड दैट वैकेंसीज announced for clericals post had significantly decreased this year. The report also showed a declined interest in bank job with increasing fewer candidates registered for an रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम, यानी कि उनमें ज़्यादा एक बहुत कम क्या देखने को मिली है, रिक्रूटमेंट देखने को मिली है किसकी, पीपल्स की, किसके अंदर, बैंक्स की जॉब में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऑटोमेशन देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो इस आर्टिकल को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, हमने इसका इशू जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है, टेस्ट एंड कंटेस्ट में फ्री राशन स्कीम को पुअर के लिए 3 मंथ्स के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो फ्री राशन स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको पुअर्स के लिए 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इन 44762 करोड़, द कॉस्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड फ्री राशन टू द पुअर बाय द 3 मंथ्स, यानी कि इतने करोड़ रुपए भी खर्च करें हैं, 44,762 रुपए भी खर्च करें गवर्नमेंट ने, जिससे क्या हुआ, 3 महीने के लिए और राशन को फ्री कर दिया गया है, राशन स्कीम्स को पुअर के लिए। तो राशन हमें किस चीज़ से मिलता है, राशन कार्ड से। और एक राशन वन राशन और वन नेशन क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम भी है। तो हमें किसको पढ़ना है, सबसे पहले राशन कार्ड्स को, फिर उसके बिहाफ पे हम पता लगा लेंगे कि फ्री राशन स्कीम क्या है, पीडीएस क्या है। तो राशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टू होल्ड्स दैट आर एलिजिबल टू परचेज सब्सिडीड फूड ग्रेन फ्रॉम द पीडीएस। राशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इशूड होता है स्टेट गवर्नमेंट से, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है, जिससे कुछ लोग जो पीडीएस के अंदर आते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आते हैं, बीपीएल के अंदर आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि कुछ ग्रेन, कुछ चावल वगैरह, क्या गेहूं वगैरह किससे ले सकें, सब्सिडाइड करें, उन्हें सब्सिडाइड रेट पर ले सकें पीडीएस से, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, एनएफएसए के अंदर। दे ऑल्सो सर्व ए कॉमन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर मैनी इंडियंस अंडर द एनएफसीए। ऑल स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आइडेंटिफाई हाउस होल्ड्स दैट आर एलिजिबल फॉर परचेजिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एनएफएस के अंदर स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो देखे, सर्च करे, आइडेंटिफाई करे ऐसे हाउस होल्ड को जो एलिजिबल हैं परचेज करने के लिए पीडीएस सिस्टम्स के अंदर ग्रेन को, एंड प्रोवाइड करें उनको राशन कार्ड। टू टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स एनएफएस के अंदर रिलीज किए गए हैं। सबसे पहला राशन कार्ड है प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड। ये इशू किया गया है हाउस होल्ड को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिलेंगे बाय देयर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ईच प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलेगा पर मेंबर पर मंथ, यानी कि पर मेंबर अगर एक घर में 4 मेंबर हैं तो उन्हें 20 किलोग्राम फूड ग्रेन मिल जाएगा पर मंथ। इस अंडर राशन कार्ड्स के अंदर जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड एनएफएस ने रिलीज किया है। एक है अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड, इशूड टू पुअरेस्ट पुअर हाउस होल्ड, ईच एएवाई हाउस होल्ड इज एंटाइल्ड टू 35 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ, यानी कि इसके अंदर
ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा राशन कार्ड मिले, ज़्यादा क्या मिलेगा, ग्रेन मिलेगा किसको, पुअर लोगों को, जो पुअर से भी पुअर है। अंत्योदय अन्न योजना चलाई है गवर्नमेंट ने। और एक जो इम्पोर्टेंट योजना है वो गवर्नमेंट ने चलाई है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर। एक आधार बेस्ड नेशनल राशन कार्ड देखने को मिलेगा। ये एक स्कीम है जिससे फूड सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इंटरनल माइग्रेंट्स आएंगे इंडिया के अंदर, सबको ये क्या होंगे, इसके बेनिफिशरीज होंगे, सबको सब्सिडीज मिलेगी, फूड एनीवेयर इंडिया, कहीं पर भी आप फूड उससे ले सकते हैं। For example, migrant worker can obtain his share of food in his migrant destination location, while his family can obtain their share in their source native home locations. जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो यानी कि इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में वो एंटर कर चुके हैं, तो उनको भी फूड इससे मिल जाएगा, उनकी डेस्टिनेशन पर भी बिल्कुल फूड उनको मिल जाएगा, नियरेस्ट से नियरेस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एक डे के बारे में है। बस आपको याद रखना है कि 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे आपको याद रखना है क्योंकि डे के रिगार्डिंग जो हमारे वन डे एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 29 सितंबर को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है। अभी ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान एक क्या बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के क्या बने हैं, चीफ बने हैं। जो अनिल चौहान हैं वो क्या बने हैं, सीडीएस के नए चीफ बने हैं। पहले इससे पहले चीफ कौन थे, सीडीएस के जनरल बिपिन रावत जी, जिनकी देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2021 में। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीडीएस। तो सीडीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीडीएस एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सीडीएस एक मिलिट्री हेड है एंड परमानेंट चेयरमैन है इसके चीफ ऑफ स्टाफ कमेटीज के ऑफ द आर्म्ड इंडियन आर्म्ड फोर्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हाईएस्ट रैंक्ड यूनिफॉर्म ऑफिसर है। क्या है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हाईएस्ट रैंक यूनिफॉर्म ऑफिसर है ऑन एक्टिव ड्यूटी पे इन द इंडियन मिलिट्री। इंडियन मिलिट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक किसकी है, सीडीएस की। And Chief Military Advisor to the Ministry of Defense. The Chief also has the Department of Military Affairs. Chief किस चीज़ को और किस चीज़ को हेड्स करता है, Department of Ministry Affairs को। CDS is assisted by the Vice Chief, the Chief of Integrated Defense Staff. फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सबसे पहले कब लाया गया था ऑफिस में, 1 जनवरी 2020 में। पोजीशन को क्रिएट किया गया था विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन, जिससे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके, स्किल्स डेवलप हो सकें, ट्रायल सर्विसेज ट्रायल सर्विसेज इफेक्टिवनेस एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन देखने को मिले, हम कम्बैक्ट कर सकें कैपेबिलिटीज को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पोस्ट नो एलिगल पोजीशन एग्जिस्ट। उससे पहले क्या थी, जब ये पोस्ट को लाया गया था कोई इसको लेकर पोजीशन नहीं थी। सेटिंग द स्टेज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट सीडीएस, द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड सर्विस रूल्स ऑफ आर्मी एंड नेवीज एंड एयर फोर्सेज allowing retired service chiefs and 3 stars official eligible for the consideration for the country's top military post। यानी कि फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए जिससे क्या हो, सीडीएस की पोस्ट को फिल किया जा सके। फिर इसके अंदर अमेंड करके बताया गया जो सर्विस चीफ्स होगा और 3 स्टार्स ऑफिसर होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हाउएवर विद इन एज लिमिट दैट रिटायर्ड ऑफिसर शुड नॉट हैव अटेंड 62 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। रिटायर्ड सर्विस चीफ्स आर लार्जली रूल्ड आउट स्पेशली फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो जनरल अनिल चौहान अभी क्या बने हैं, सीडीएस के चीफ बने हैं 28 सितंबर को। ये सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं। स्टेटस क्या है, लीडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, मेंबर ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मेंबर हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स के, डिफेंस प्लानिंग कमेटी के, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के क्या हैं, इन सब के आपको ये मेंबर देखने को मिल जाएंगे। रिपोर्ट्स किसको करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को। रेजिडेंस कहाँ पर रहेंगे, न्यू दिल्ली में। सीट इनकी इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर है। अपॉइंटर कौन है इसके, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट्स, कैबिनेट से इनको अपॉइंट किया है। टर्म लेंथ इनकी क्या है, 3 साल के लिए रहेंगे और अंटिल द एज ऑफ 65, यानी कि जो पहले हो जाए या तो 3 साल या 65 की एज। फॉर्मेशन कब हुई थी इस पोस्ट की, 1 जनवरी 2020 में। फर्स्ट होल्डर कौन थे इस पोस्ट के, जनरल विपिन रावत, जिनका देहांत हो गया था। डिप्टी कौन है इनके, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। अभी क्या हुआ है, नए अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट किया गया है
वेन कटरमनी को क्या किया गया है, नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ये लॉ मिनिस्ट्री ने बताया। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट, क्योंकि इसका जो अटॉर्नी जनरल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर है। ये क्या है, चीफ लीगल एडवाइजर है इंडियन गवर्नमेंट का। चीफ एडवोकेट है इन द कोर्स, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट्स को क्या करता है, पेश करता है किसमें, एनी कोर्स में। अपॉइंटेड कैसे होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है एट द इंस्टेंस ऑफ यूनियन कैबिनेट अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जिक्र आपको 76 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएगा। और ऑफिस को ये कब तक होल्ड करता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दे मस्ट बी ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम। ये ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो, किस लिए, कि वो अपॉइंट किया जा सके, सुप्रीम कोर्ट का जज होना, अपॉइंट किया जा सके, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज होना, लेकिन सिर्फ अपॉइंट किया जा सके, तो ऐसे पर्सन को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। हेंस दे मस्ट बीन, ये जज होना चाहिए 5 साल के लिए हाई कोर्ट का, और एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल के लिए। और प्रेसिडेंट का ओपिनियन भी होना चाहिए कि अच्छा है, जूरिस्ट है, यानी कि जूरिसडिक्शन अच्छा है, संभाल सकता है, तो प्रेसिडेंट भी इनको बना सकता है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल थे अभी इंडिया के। फिर उनको सक्सीजर पे अभी कौन आए हैं, आर वेंकटरमन्नी विल एज्यूम दे, वो एज्यूम करेंगे अपने ऑफिस को कहाँ से, 14th अटॉर्नी जनरल वो बनेंगे 1 अक्टूबर 2022 से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।